मैं जब से जग में आया, बन तब से शीतल छाया, कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया, मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, जिस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठा कर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है, कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है, मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओम शांति। आज के इस वेबिनार में पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टॉपिक पर वेबिनार करने जा रहे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे सम्माननीय स्पीकर्स इस वेबिनार में जुड़ चुके हैं, तो मैं निवेदन करता हूं हमारे गीता बहन जी को, जो भिनमाल सेंटर के संचालिका है, इस वेबिनार का संचालन करेंगे। गीता बहन जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी को ओम शांति और गुड इवनिंग। तो मैं निवेदन करता हूं हमारे गीता बहन, आज आप सभी का इस डिजिटल प्रोग्राम में, डिजिटल हमारे घर में आप सभी के पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज का ये विषय ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में जो पूरा विश्व मना रहा है, यूनाइटेड नेशन ने ये डिक्लेयर किया, क्योंकि परिवार एक ऐसी संस्था रही है जहां पर मानव का उदय होता है, विकास होता है, संस्कारों के सिंचन का वो समय होता है। और ऐसे समय पर जो सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं वो किसी भी व्यक्ति के लिए उनके पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वैसे तो वो हमेशा ही अपनी जान पे खेल कर भी पूरी करते हैं, परंतु आज एक नए तरह का दौर है, जिस दौर में यूं देखा गया है कि जितना बाह्य परिस्थितियां हैं और उसमें भी नित नई चैलेंजेस हमारे सामने आती है, तब कहीं ना कहीं हमारे रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी बदलती जाती है। और अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का स्वरूप होना चाहिए। और आज के इस दौर में जब हमने एक पिछले 2-3 महीने से एक नए तरीके से जीना सीखना आरंभ किया है, सीखना पड़ा है, उसके बीच में बहुत से भाई बहनों का, बहुत से परिवारों का ये एक बड़ा प्रश्न हो गया कि वो खुद तो समझ पा रहे हैं कि हम क्यों घर में बंद है, हमें क्यों इस तरह से रहना जरूरी है, क्यों हमें अपनी डे टू डे लाइफ में चेंज करना पड़ रहा है। परंतु कई बार घर में जो बच्चे हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, थोड़े बड़े हैं, तो उन्हें
बहुत से प्रश्न उत्पन्न होते हैं और वो मूंझते हैं। कई बच्चे हैं जिनकी बोर्ड एग्जाम रुक गई है, कई है जिनको घर उतने व्यवस्थित नहीं है क्योंकि वो हॉस्टल में एक अलग लाइफ में रहते थे, वहां से अभी वो घर में आ गए हैं। वेकेशन का पीरियड भी बच्चों का मिस हो गया है और परिवारों में, रिश्तेदारों में जो इन गर्मी की छुट्टियों में वो घूमने जाते थे, मिलने जाते थे, कहीं ना कहीं वो भी सब कुछ शट डाउन है। ऐसे में उनके बहुत से इश्यूज सामने आ रहे हैं। तो आज का ये विषय ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के निमित्त हमने इसलिए चुना कि अभिभावकों की, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्तमान में क्या बनती है, और जैसे कि आज से अनलॉक 1 स्टार्ट हो गया है तो आगे भी हमें बहुत सी बातें झेलनी है और चलना है इस लाइफ में, तो हमेशा के लिए भी कैसे हम उसके साथ डील करें, इस विषय को आज के हमारे प्रबुद्ध वक्ता हमारे सामने रखने वाले हैं। मैं सबसे पहले वक्ताओं का हार्टी वेलकम करना चाहती हूँ। सबसे पहले आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी गीता दीदी, जो कि ब्रह्मा कुमारी के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से हमारे बीच में यहाँ पर आज वेबिनार में उपस्थित है। आप परम सरल स्वभाव की राजयोगिनी और ऐसी मेंटोर है हमारी कि जिन्होंने हमारी जैसी अनेक युवाओं को एक ऐसी सुंदर प्रेरणा दी जो हमें हृदय को टच हो गई। आपका लंबे काल का समर्पित जीवन है, युवा काल में ही आपने अपने आप को समर्पित किया है और वर्तमान समय हेडक्वार्टर में विशेष राजयोग शिक्षिका, उनमें भी जो वरिष्ठ कार्यक्रमों के अंदर राजयोग की प्रशिक्षक के रूप में, और जो नई बहनें सरेंडर होती है उनके टीचर्स के रूप, ट्रेनिंग के रूप में आप मेंटर होते हैं और आपसे हमको बहुत सी प्रेरणाएं मिलती है। दीदी जी, आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। हमारे इस वेबिनार में ब्रह्मा कुमार रामकृष्णा जी जो हैदराबाद से जुड़े हैं, जो सबसे पहले हमें संबोधित करेंगे। आप स्पिरिचुअल काउंसलर है और मोटिवेशनल स्पीकर है। आपने अनेक बच्चों को, अनेक परिवारों को एक सुंदर ऐसा मार्गदर्शन दिया कि जिनसे उनके आपसी कई इश्यूज को आपने सॉल्व किया है। आप बहुत से स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज में जाके भी संबोधित करते हैं और हमारी यूथ विंग के भी आप कोर कमेटी मेंबर है, आपका भी मैं वेलकम करती हूँ। हमारे बीच में बहुत ही महान हस्ती है डॉक्टर महेश करंदीकर जी। सर, हम बहुत ही प्रसन्न है कि आज इस वेबिनार में आप हमसे ऑनलाइन कनेक्टेड हैं और जैसा कि मैं जानती हूँ कि आप इतने ज्यादा फील्ड को जुड़े हुए हैं, बिलोंग करते हैं और आपकी बहुमूल्य सेवाओं से मेडिकल जगत आपका ऋणी भी है। आप न्यूरो सर्जन है और आपने वोकहार्ट हॉस्पिटल नासिक में इस समय अपनी सेवाएं जो आप दे रहे हैं, निमित्त वो एक स्थान है, परंतु आपकी सेवाएं नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत से फील्ड में सभी को प्राप्त हो रही है। आगे मैं आपका डिटेल बायोडाटा भी देना चाहूंगी। आपने ही योगा और न्यूरोलॉजी को बहुत नजदीक किया है, जुड़ा है। योगा साइंस पे आप बिलीव करते हैं और इसी पर आपके रिसर्च भी बहुत से जगह पर प्रेजेंट हुए हैं। आज आपकी भी बातें हम सुनेंगे। तो डॉक्टर साहब, पुनः एक बार मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। हमारे बीच में मुंबई से भीनमाल और मुंबई से निकलने वाला हमारा जो अखबार है मारवाड़ चेतना, उनके चीफ एडिटर और उनका स्टार्ट करने वाले ऐसे हमारे भ्राता कन्हैयालाल जी खंडेलवाल आप पहुंचे हैं। आप मुंबई में रहते हैं और प्रवासी राजस्थानियों की अनेक इश्यू को लेकर के पत्रकारिता में आपका बहुत बड़ा योगदान आपने दिया है। अनेक सामाजिक सरोकार से जुड़े हैं। माउंट आबू भी आपने विजिट किया है और आपका इस समय यहाँ पर जो आना हुआ है, ये एक अभिभावक की तरफ से आप जो फेस किया है, करते हैं, तो आप अपनी बात भी रखेंगे और आपके जो अनेक अनेक पत्र पत्रिकाओं में रिपोर्ट और अनेक लेख प्रसारित होते हैं और हम देखते हैं कि उसमें भी एक सुविचारों को आप स्थान देते हैं। तो आज के वेबिनार से आप स्वयं भी लाभान्वित होने के लिए आए हैं और आपके विचारों के लाभ से
मीडिया जगत में भी बहुत बड़ा एक प्रकाश फैलेगा, ऐसी शुभकामना से आपका पुनः स्वागत करती हूँ। और इस वेबिनार को स्टार्ट करने के लिए मैं ब्रह्मा कुमार हमारे रामकृष्णा भाई जी से सबसे पहले निवेदन करूंगी कि आप स्ट्रेटेजिक एडवाइजर है, मेडिटेटर है और ऑर्गेनाइजनल साइकोलॉजिस्ट है। आपने MBA, MS और MPhil साइकोलॉजी किया है और ब्रह्मा कुमारी के प्लेटफॉर्म से हमारा जो हैदराबाद में शांति सरोवर एक बहुत बड़ा कैंपस है, वहां रहकर आप अनेकों स्थानों की सेवाएं करते हैं। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट भी समय प्रति समय अपने प्लानिंग में आपको कई बार सम्मिलित करती है और आप एकेडमिक लीडरशिप पर अपनी बातें रखते हैं। कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट है आप और साइकोलॉजी के आप प्रोफेसर भी हैं और बहुत से स्टूडेंट्स से आपका सतत संपर्क रहता है। तो आज के विषय में आप अपनी बात रखेंगे, रामकृष्णा भाई जी। धन्यवाद गीता बहन जी, सभी को प्रणाम। आज का ये सुंदर विषय पेरेंटिंग एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। एक नेचर का एक सुंदर सा एक अपॉर्चुनिटी है हर व्यक्ति को कि वो जो कुछ भी अपने लाइफ में सीखे हैं या जेनेटिकली जनरेशंस जो भी रिफाइंड इनपुट्स है वो आगे के जनरेशंस के लिए दिया जाए। पेरेंटिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं, एक बहुत ही सुंदर सा जॉयफुल एक्टिविटी भी है। इमेजिन कीजिए एक वाइट पेपर आपके पास है और उस कैनवास पर आप एक ब्यूटीफुल पेंटिंग जनरेट कर रहे हैं। आप में इतने सटिल एलिमेंट्स आप में है कि आप छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस या छोटे छोटे चेंजेस या छोटे छोटे नेविगेशन से किसी व्यक्ति की लाइफ को एक अच्छा डायरेक्शन आप दे पाते हो। पेरेंटिंग इज ऑल्सो इज वेरी सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार एक सेंट के पास एक मदर जाती है और कहती है कि मेरे बच्चा मेरी बात सुन नहीं रहा है। हम उनको एक डायरेक्शन देते हैं इस प्रकार से जीवन को जीने के लिए, वो कुछ और डायरेक्शन लेता है। उनके चॉइसेस पूरे भिन्न हो रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा रीजनिंग देते हैं। वो देखते हैं कि मदर बहुत ज़्यादा पोसेसिव हो रही है बच्चे के साथ और बहुत इम्पोज कर रही है, उनकी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो वो सेंट एक बहुत अच्छा सा सुंदर सा एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं, सी द चाइल्ड इज बॉर्न थ्रू यू एंड नॉट बिकॉज ऑफ यू। है ना? वो बच्चा आपके द्वारा इस दुनिया में आया है, आपके कारण इस दुनिया में नहीं आया है। You have become a channel for him to come into this world. है ना? उनका खुद का एक ब्यूटीफुल डेस्टिनी है, उनका खुद का एक ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है, उनका खुद का सेल्फ डिस्कवरी है। वो अपनी लाइफ की डिस्कवरी करते करते आज आपके फैमिली के द्वारा वो अपना फ्यूचर को डिज़ाइन करने के लिए, डेस्टिनी को डिज़ाइन करने के लिए उस मार्ग पे चल रहा है। अब पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो अपना सेल्फ डिस्कवरी करने में किस प्रकार की एनवायरनमेंट हम उस बच्चे के लिए क्रिएट करते हैं और साथ साथ उसकी चॉइसेस को क्लैरिटी के साथ चूज करें, उसके लिए हम किस प्रकार से एक फैसिलिटेटर के रोल हम प्ले करें। ये डूज एंड डोंट्स की लाइफ, रूल्स की लाइफ की नहीं, उसमें एक सुंदर सा एक अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल आज के दिन पे कोरोना के कारण बाहर नहीं जाना चाहिए। इसे दो प्रकार से बच्चों के साथ कम्युनिकेट किया जा सकता है। एक है उनको निर्बंधन करके कर सकते हैं, उनको कंट्रोल करके कर सकते हैं, और दूसरी तरीका है उनको ये अंडरस्टैंडिंग को अच्छी तरह से इम्प्रूव करके उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को अच्छी तरह से समझते हुए और उसकी अपनी फ्रीडम और अपनी प्लेफुल टाइम और साथ साथ ये रिस्क दोनों में किस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग को उनकी इम्प्रूव होगी तो उनका सेल्फ कंट्रोल ऑटोमेटिकली उनमें जनरेट होगा। कॉन्सिक्वेंसेस की अंडरस्टैंडिंग देना बहुत बहुत जरूरी है। जितना बच्चों को अपनी डिसीजन मेकिंग में खुद की डिसीजंस ले सके ऐसे उनको हम एम्पावर करें, और साथ साथ उनके पास जितने भी चॉइसेस है ऐसे नहीं कि एक डायरेक्शनल हो, क्या यू हैव टू डू समथिंग लाइक दिस के बजाय देखो ये चॉइसेस आपके पास है, इन्हों में इसमें ए एडवांटेजेस है, ये डिसएडवांटेजेस है, एडवांटेजेस है, ये डिसएडवांटेज है। इस प्रकार से हम कहते हुए
उनको चूज करने के लिए हम फैसिलिटेट करें, तो पेरेंटिंग, इससे बहुत सुंदर सा पेरेंटिंग जनरेट होता है। पेरेंटिंग की बात जब आ जाती है तो कई स्टेजेस ऑफ पेरेंटिंग है। फॉर एग्जाम्पल प्रीनेटल स्टेज में है। एंशियंट भारत में, प्राचीन भारत के विधान में पेरेंटिंग आपकी प्रीनेटल स्टेज से ही स्टार्ट हो जाती है, जब शिशु मातृ योनि में है, और उस समय ही एक प्रकार की कम्युनिकेशन पेरेंट्स दोनों से उस शिशु के पास पहुंचती है। उनकी वाइब्रेशंस हो, जब पेरेंट्स आपस में बात करते हैं, वो एक प्रकार की, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर में जब इंसान होता है तो एक प्रकार का साउंड डिफरेंटली होता है ना, बाहर की आवाज़ें भी सुनाई देती। इसी प्रकार से शिशु जब मातृ योनि में होता है, बाहर के जो भी कॉन्वर्सेशंस होते हैं, वो सारे कॉन्वर्सेशंस लैंग्वेज के रूप में समझ में नहीं आता है, मगर उनका जो कंटेंट है, उनका जो वाइब है, वो शिशु के पास पहुंचता है। इसी प्रकार के उनके रेस्पॉन्सेस भी उस प्रकार के जनरेट होते हैं, मतलब बहुत सेंसिटिव वाइब्रेशनल लेवल पर कैच करने के स्टेज उस समय होता है। फिर एज दे ग्रो, प्रीनेटल स्टेज से बस अर्ली चाइल्डहुड है, जैसे इन्फेंसी है। इन्फेंसी के बाद उस समय पेरेंटिंग आपके नयनों से होता है। आप इमेजिन कीजिए एक शिशु की ट्रॉमेटिक कैसा हो सकता है, जब आप अपनी कैमरा सेल्फी स्टेज में रख के आप बहुत नज़दीक जब आप अपने फेस को ले आते हो, तो कितना भयंकर दिखता है वो फेस, माना आईज बहुत जूम अप हो जाते हैं, नोज बहुत जूम अप हो जाता है। इसी प्रकार से इन्फेंट स्टेज में जब शिशु देखता है, फेसेस पूरे नज़दीक आते हैं, तो बहुत डिफरेंटली एक्सपीरियंस होता है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं उस समय। धीरे धीरे ये नया एनवायरनमेंट को वो अडेप्ट हो रहा है, वार्म एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि वो कंफर्टेबल फील करे। उसी समय मदर की स्पर्श से उसको लाइफ में एक प्रकार की फेथ, एक प्रकार की कॉन्फिडेंस, एक सेफ्टी की फीलिंग आ जाती है। उस समय डिफरेंट स्टेजेस है, हर स्टेज का पेरेंटिंग डिफरेंट स्टाइल्स में होता है और डिफरेंट नीड्स होते हैं हर स्टेज के। दीज आर कॉल्ड एज डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस। ये डेवलपमेंटल स्टेजेस में उनकी नीड्स अलग होती है, और साथ साथ हमें वो नीड्स को, पेरेंट्स उस नीड्स को भी अच्छी तरह से समझना जरूरी है। अर्ली चाइल्डहुड का नीड अलग है, चाइल्डहुड की नीड अलग है, उसके बाद प्री एडोलेसेंस स्टेज अलग अलग नीड्स होते हैं, एडोलेसेंस में अलग होते हैं, फिर एडल्टहुड में डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। हर स्टेज का डेवलपमेंटल नीड्स अलग है, हमें उसे समझते हुए उस प्रकार की पेरेंटिंग हमें करना होगा। ये पेरेंटिंग एक ऐसे स्टेज है, एक फिजिकली है ना, ये 21 ईयर्स की एज के अंदर एक शिशु एक नॉर्मल एक सिंपल सेल से लेकर के एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल के रूप में जनरेट होता है। ये सारे लर्निंग प्रोसेस है, ग्रोइंग प्रोसेस है, डेवलपमेंटल स्टेजेस है। ये एक ऐसे एडल्टहुड की तक जो डेवलपमेंटल स्टेज है, उसमें ही लाइफ की सारे फ्यूचर नीड्स है, फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स है, उस सब की फाउंडेशन अर्ली स्टेजेस से ही शुरू होती है। पेरेंटिंग एक जनरली लोग समझते हैं कि बच्चे उतना नहीं समझते हैं। लेट मी टेल यू, 2 साल 3 साल के बच्चे भी बहुत कुछ समझ जाते हैं। वो साइलेंटली सुन रहे हैं, जो भी क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन आसपास में हो रहा है, एनवायरनमेंट में हो रहा है, वो सारा वो अंदर से पिकअप कर रहे हैं। कई बार बच्चे भाषा भी नहीं आती है, वो स्टेज पर भी नहीं पहुंचते, मगर कई बातों को वो समझ जाते हैं। मानो ये पेरेंटिंग एक ऐसे, वी नीड टू लिव व्हाट वी आर टॉकिंग, है ना। फॉर एग्जाम्पल, they will not learn what we are saying, they will learn what we are doing। वो रोल मॉडल के रूप में हमें देखते हैं, पेरेंट्स को देखते हैं, सोसाइटी को देखते हैं। एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस बहुत पावरफुल होते हैं बचपन में। एक कुछ बातों को, हर डेवलपमेंटल स्टेज का एक बहुत एडवांटेजेस स्टेज होता है। उस डेवलपमेंटल की स्टेज की एडवांटेजेस क्या है, उसमें कुदरती रूप से किस प्रकार की नेचुरल डेवलपमेंटल एलिमेंट्स है, उसे भी हमें समझना होगा पेरेंटिंग टाइम पे। फॉर एग्जांपल, आप सोचिए एक 7 इयर्स की एज के अंदर अगर एक शिशु को हम मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस उसी समय हम सीखते हैं। 7 साल के अंदर हमारा ह्यूमन बॉडी के ब्रेन की पोटेंशियल ऐसा है कि 7 साल के अंदर बच्चे को एक 14 to 15 लैंग्वेजेस का अगर हम एक्सपोजर दें, तो वो जिस प्रकार से मातृभाषा को सीखता है, उसी प्रकार से 14 to 15 लैंग्वेजेस को पूरी तरह से वो सीख सकता है ना। हमारा ब्रेन का पोटेंशियल लिंग्विस्टिक एरियाज 15 to 16 लैंग्वेजेस सीखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर हम 7 साल के अंदर ये अचीव कर पाते हैं, उतना एक्सपोजर इनको उतने लैंग्वेजेस से देते हैं,
तो वो 14 to 15 लैंग्वेजेस, 16 लैंग्वेजेस तक भी बच्चे सीख सकते हैं। मगर होता क्या है, उस समय हम अपनी मातृभाषा या देश भाषा या अंतर्जातीय भाषा 3 लैंग्वेजेस के हद तक ही हम सीमित रहते हैं। मगर ह्यूमन ब्रेन में, वो चाइल्ड के ब्रेन में वो पोटेंशियल है, हर चाइल्ड के पोटेंशियल है। थोड़ा हम उस एज, अगर 7 साल क्रॉस हो जाता है, 15 ईयर्स 16 ईयर्स आते हैं, उस बार अगर सीखना है थोड़ा ज़्यादा मेहनत होगा। मगर वो 7 ईयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ है। और साथ साथ अर्ली स्टेज में आप देखते हैं बच्चे, अगर पेरेंट्स में कई बार ये क्वेश्चन आता है, पहले बहुत सुनते थे बच्चे, अभी नहीं सुन रहे हैं, कारण क्या है, वो कंफ्यूज होते रहते हैं। आप सोचिए, वही बच्चे हैं जो स्कूल में, अर्ली चाइल्डहुड में जब स्कूल में जा रहे थे, स्कूल के जो भी एक्सपीरियंसेस है सब कुछ घर आके पेरेंट्स को बताते हैं। यही बच्चे टीनेजर्स जब आज हो जाते हैं, वो 9th क्लास 10th क्लास से आ जाते हैं, तब वो कुछ भी नहीं शेयर करते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। क्यों? ये डिफरेंस क्यों है? बच्चे तो वही है, मगर वो बिहेवियर में, पर्सनालिटी में ये डिफरेंस क्यों है? ये डेवलपमेंटल स्टेजेस है। हमें बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड की डेवलपमेंटल स्टेज में उनका नीड है, नीड ऑफ एक्सप्रेशन, उनको एक्सप्रेस करना है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कहते हैं और शेयर करते हैं। उस समय जब वो शेयर कर रहे हैं, हम उनको अगर इंसल्ट करते हैं या उनको ठोकते हैं या उनको कंट्रोल करते हैं या उनको डिस्टर्ब करते हैं, तो वो जो नीड फॉर एक्सप्रेशन है वो सप्रेशन में चले जाएगा। तब से वो इन्फीरियर होने लगेंगे और वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, साइलेंट हो जाएंगे। मगर यही बच्चे जो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस करते हैं, एक टाइम पर वो टीनेजर्स जब हो जाते हैं तब साइलेंट हो जाते हैं, तब रोल रिवर्सल होता है। बच्चे स्कूल से आते हैं तो पेरेंट्स को सब कुछ सुनाते हैं, अब बड़े होने के बाद पेरेंट्स पूछते हैं आज क्या हुआ, क्या सीखा, तो वो साइलेंट रहते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, उनको इंट्रोगेट कर रहे हैं ऐसे फील करेगा। क्यों? ये कारण, ये परिवर्तन क्यों आया है बच्चों में? बच्चे तो वही है ना, अर्ली डेज में वहाँ नीड फॉर अटेंशन है, नीड फॉर एक्सप्रेशन है, उनको अटेंशन की ज़रूरत होती है, अटेंशन नीड्स है और एक्सप्रेशन नीड्स है। मगर जब टीनेजर्स हो जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा सीक्रेटिव हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, वो अपनी इंडिपेंडेंस की ज़रूरत होती है। उस समय उनकी आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है, उनके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग लेने में बहुत सोचने लग जाते हैं। पहले पेरेंट्स जो डिसीजन दिए वो स्वीकारते हैं, मगर जब वो टीनेजर्स क्रॉस हो रहे हैं, प्री एडोलेसेंस और एडोलेसेंट स्टेज पे आते हैं, उनको खुद से डिसीजन लेने की ज़रूरत महसूस होना शुरू हो जाता है, उनको इंडिपेंडेंटली रहने की ज़रूरत महसूस हो जाता है, उनको अपनी चॉइसेस, अपने डिसीजंस खुद लेने की ज़रूरत महसूस होगी, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी नीड्स स्टार्ट हो रहे हैं। उस समय हमें, अगर हम उनको डायरेक्शंस देते हैं तो उनको बहुत इम्पोज किया जा रहा है ऐसे महसूस होगा, सफोकेशन महसूस होगा। उस समय की पेरेंटिंग में अपना रोल थोड़ा बदल जाता है। पेरेंट्स उस समय फ्रेंडली उनसे के साथ बर्ताव करना चाहिए, उनकी कन्फ्यूजन्स को एड्रेस करना चाहिए, इन द सेंस उनकी कन्फ्यूजन्स को सुनना चाहिए। डिसीजंस हम क्विकली डिसीजंस दे सकते हैं, मगर वो डिसीजंस देंगे तो उनको ठीक नहीं लगेगा, दे विल नॉट लाइक इट। उनको अपनी कन्फ्यूजन को ओवरकम करने के लिए जो इनपुट्स चाहिए वो देते हुए, दैट इज़ अ स्लो प्रोसेस। उनके डिसीजंस में बहुत टाइम लेते हैं शुरुआत में, मगर उस समय उनकी पर्सनालिटी शेप हो रही है, उनकी चॉइसेस शेप हो रहे हैं, उनकी असर्टिवनेस शेप हो रहा है। उस समय हमारे पेरेंटिंग में उनकी प्रोसेस को खुद आत्मनिर्भर हो अपने डिसीजंस लेने में, वहाँ उस प्रकार की मदद की ज़रूरत होती है। और जैसे एडल्ट स्टेज में आ रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब बचपन से ही एक प्रकार की पेरेंटिंग में उनकी खुद की एक्टिविटीज़ को खुद किया जैसा हेल्प करना चाहिए। मतलब बहुत अर्ली चाइल्डहुड के बाद जैसे ही चाइल्डहुड में एंटर होंगे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी है, छोटे छोटे काम, उनके खुद के वर्क से जो भी है, उनको बचपन से ही उनको देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फैसिलिटीज़, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्टिविटीज़, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मेस विच आई क्रिएट, मेरे ट्रैश मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबल फीलिंग बहुत बचपन से ही लाना जरूरी है। और साथ साथ पेरेंट्स को, अगर व्यापारी है या कोई धंधे में है, पेरेंट्स को बच्चों को भी फाइनेंशियल सेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फाइनेंशियल फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वैल्यूएशन कैसे हो सकती है, मनी के वैल्यू क्या है, वो अर्ली डेज से ही उनको समझाना और उसको प्रैक्टिकल फील्ड में ऐसे कोई सिचुएशन से उनको एक्सपीरियंस हो, ऐसे उनको हेल्प करना चाहिए। और दूसरी बात है, बच्चे आर फेमस फॉर क्वेश्चंस, दे आर वंडरफुल क्वेश्चनर्स।
आप इतने क्वेश्चन करेंगे कि जीवन में आपको खुद में उतने क्वेश्चंस नहीं आए। बट चाइल्डहुड इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग, पेरेंटिंग स्पेशली, उसमें यू आर रीलिविंग योर चाइल्डहुड। बच्चों के द्वारा आप अपना चाइल्डहुड को फिर एक बार आप जीते हो। माना उनकी जितने भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से सुनिए। ऐसे हो सकता है कि कई क्वेश्चंस का जवाब आपके पास नहीं हो, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा जवाब, हर चीज़ का जवाब रहने की ज़रूरत नहीं, मगर हॉनेस्टी की ज़रूरत है। अगर आप बच्चों को कुछ ना कुछ आंसर दे देंगे उस समय सेटिस्फाई करने की, बाद में वो रियल आंसर को पहचानेंगे तो आपके ऊपर रेस्पेक्ट कम हो जाएगा। उसके बजाय आप ये हॉनेस्टी से कह सकती हो, इसका मुझे पूरी तरह से आंसर पता नहीं है, मैं जानकर आपको जवाब दूंगा। उससे उनको हॉनेस्टी का वैल्यू अंदर जाता है। वरना इस प्रकार से वैल्यूज को भी एक प्रैक्टिकल डायमेंशन में उनको एक्सपीरियंस कराना जरूरी है। देखिए, फिजिकल पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। जब फिजिकल पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, उनकी बॉडी की एंड्योरेंस, उनकी बॉडी की कैपेबिलिटी, उनकी बॉडी की कैपेसिटी और उनका मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ, उनका ऑर्गन फंक्शनिंग में हर तरीके से फिजिकली डेवलप होना जरूरी है। और साथ साथ न्यूट्रिशनल इनपुट्स भी, इंडिया इज़ वेरी फेमस फॉर माल न्यूट्रिशन, क्योंकि अपने माल न्यूट्रिशन इतना, कुपोषण इतना ज़्यादा हो गया है देश में कि बच्चों को जो अर्ली डायमेंशंस में जो मिलना चाहिए वो मिस हो रहा है। ऐसा नहीं कि रिच और पुअर की बात नहीं है। अगर आप देखिए, छोटे बच्चे चॉक पीसेस खाते हैं, जनरली हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली चॉक पीसेस क्यों खा रहे हैं? क्योंकि उनकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। जो कैल्शियम हम दे रहे हैं बस नहीं हो रहा है, जिसके कारण ही वो कैल्शियम, मगर एक नेचर का इंटेलिजेंस देखिए, वो शिशु को किस प्रकार से पता है कि ये चॉक पीसेस में कैल्शियम होगा, या दीवारों पर चूना लगा है उसमें कैल्शियम होगा, या मिट्टी में कैल्शियम है। दैट इज द एटर्नल विजडम, दैट इज द जेनेटिकल विजडम, बायोलॉजिकल विजडम है, वो उनको गाइड करती रहती है। तो पूरी तरह से पोषण, और दूसरे डायमेंशन में उनको सोशल अंडरस्टैंडिंग, साथ साथ उनको मोरल फ्रैगमेंट स्ट्रक्चर डेवलप होता है। उसमें मोरालिटीज, वैल्यूज क्या होते हैं, वैल्यूज के एक्सपोजर क्या होता है, उसको जितना अर्ली स्टेजेस में उनके अंदर ये पहुंचता है, उतना लॉन्ग रन में लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग एसेट बन जाता है। आप बच्चों को करोड़ों की संपत्ति नहीं दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उससे भी अमूल्य चीज जो है, उनको आत्मनिर्भर रहने की शक्ति, इंडिपेंडेंटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की शक्ति, उनकी वैल्यू सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने में, मॉरल स्ट्रेंथ को डेवलप करने में, एथिक्स को डेवलप करने में, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, इस प्रकार की एक पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को लेने में अगर हम उनको मदद करते हैं तो वो बहुत स्ट्रांगली लाइफ को आगे ले पाते हैं। और साथ साथ फाइनेंशियल डायमेंशन में, सोशल डायमेंशन में, इसी प्रकार से अर्ली, जितना अर्ली उनको अपने आप में आत्मनिर्भर कर पाते हैं, उतना उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। देखिए, फॉर एग्जांपल, इफ यू कैन हेल्प, अपने देश में कम है, विदेश में बहुत ज़्यादा है, मगर ये एलिमेंट सीखने की बात है। देखिए, अर्ली डायमेंशन में ही अगर उनको फाइनेंशियली अपनी पॉकेट को अर्न करने में उनको हम मदद कर पाते हैं, उनको रिसोर्सेज क्रिएट कर पाते हैं, तो उनकी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाती है। इस प्रकार से हर जगह बच्चों को, आपके हर स्टेप से उनके फ्यूचर जनरेट हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ये सारे सटल एलिमेंट्स को भी हम ध्यान में रखते हुए अगर हम पेरेंटिंग में उनको, बच्चों को मदद करते हैं और राइट टाइम पर राइट एलिमेंट्स उनकी कोर पर्सनैलिटी में ऐड हो जाती है, तो वी क्रिएट ए वेरी वंडरफुल एंड बेटर सिटीजन्स फॉर द कंट्री एंड द वर्ल्ड. Thank you very much for giving me this opportunity. I'm having trouble connecting to the network. हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, बहुत सारी आपके पास ज्ञान की, अनुभवों की और विशेष करके आपके फील्ड की बातें हैं, तो हमें तो लगता है कि हम आपसे बहुत कुछ सुन सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी समय की मर्यादा और आज के हमारे सभी स्पीकर्स की वाणी को हमें न्याय देना है, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और अब मैं आती हूँ हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर महेश जी करंदीकर जी। सर, आपको हम सुनना चाहते हैं। आप वोकार्ड हॉस्पिटल नासिक में इस समय अपनी सेवाएं दे रहे हैं
साथ साथ आप अशोका मेडिओवर हॉस्पिटल नासिक से भी जुड़े हैं, अपोलो जहांगीर हॉस्पिटल पुणे से भी, सह्याद्री हॉस्पिटल नासिक और सुजाता बिरला हॉस्पिटल नासिक रोड, इन सब से भी आपका जुड़ाव है और आपकी सेवाएं उन सबको प्राप्त है। आप विजिटिंग फेलो के रूप में सिंगापुर के एलिजाबेथ हॉस्पिटल से, साथ साथ सिंगापुर के अन्य हॉस्पिटल्स, बेल्जियम, पेरिस, फ्रांस, ऐसी अनेक विशिष्ट नामी हॉस्पिटल से भी आप जुड़े हैं। और आपने विशेष जो प्रथम योग दिवस पर योगा के ऊपर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई, उनमें भी आपको विशेष रूप से इनवाइट किया गया, क्योंकि आपने योगा और न्यूरोलॉजी को कनेक्ट किया और एक बहुत सुंदर आपका विजन है इसके बारे में। आपने 2005 में वर्ल्ड एपिलेप्सी कॉन्फ्रेंस पेरिस के अंदर भी अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया। आप सीनियर सिटीजन क्लब, रोटरी क्लब आदि बहुत सी समाज सेवी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। और आपका सेंटर फॉर योगा थेरापी ये भी चलता है, जो कि एक बहुत ही खुशी की बात है कि आप मेडिकल फील्ड से भी योगा पर इतना बिलीव करते हैं। और आपको 2008 में मैन ऑफ द ईयर इन मेडिसिन ये अवार्ड भी मिला है। साथ ही साथ आपको पद्मावती हरि अवार्ड जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। विशेष आपने बुक पब्लिश की थी कि जो लोग भी न्यूरोलॉजी के फील्ड के नहीं भी है, लेकिन उनको आपने कैसे इजी वे में इस फील्ड को समझाने के लिए ये बुक लिखी और उसको आज महाराष्ट्र में एजुकेशन के अंदर स्वीकार भी किया गया। ऐसी विशिष्ट हस्ती जब आप हमारे बीच में हैं तो हम आपसे सुनना चाहेंगे। अधिक समय नहीं लेती हूँ, डॉक्टर महेश जी। महेश जी आप म्यूट पे है, थोड़ा अनम्यूट किया जाए। एक सेकंड। महेश जी आप म्यूट पे है सर। हाँ, ओके ओके सर। आप सभी उपस्थितों को मेरा मनपूर्वक प्रणाम। और ये ऑस्पिशियस पेरेंटिंग डे को आप सब लोगों के बीच मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ विचारों का आपके साथ एक्सचेंज करूं। मैं न्यूरोसर्जन हूं और हमारी ज्यादातर कॉन्फ्रेंसेस इंग्लिश में होती है, तो मेरी हिंदी में अगर थोड़ा कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। बहुत सारे जब छोटे बच्चों के ऊपर ऑपरेशंस ब्रेन के होते हैं तो 8 दिन 10 दिन वो बच्चे और माता पिता इनके साथ हमारी बड़ी क्लोज इंटरेक्शन होती है। और सब माता पिताओं का एक मन में इच्छा रहती है कि हमारे जो बच्चे हैं बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, स्कूल में उनको बहुत अंक मिलने चाहिए, समाज में उनकी बड़ी पोजीशन होनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट होना चाहिए, उनको सही क्या गलत क्या इसकी समझदारी बराबर आनी चाहिए, बड़ों के प्रति उनको आदर डेवलप होना चाहिए, सब तरीके की सूझबूझ चाहिए, एडजस्टमेंट्स की एक जो क्वालिटी है उनमें आनी चाहिए। मगर अभी जैसे रामकृष्ण जी ने बताया कि वो बच्चा या बच्ची आपके यहाँ पैदा हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके विचार आप उनके ऊपर थोपो। उनको खुद की पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी इवॉल्व होने के लिए आपका उपयोग एक आधार के जरिए उनको होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पेरेंटिंग में मैं कहना चाहूंगा कि इन एडिशन टू बिकमिंग इंटेलिजेंट एंड स्कूल के मार्क्स, फाइनल गोल सुख समाधान शांति की ओर बच्चों को कैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे मन में एज ए पेरेंट होना बहुत इसेंशियल है। एक वर्ल्ड में हैप्पीनेस इंडेक्स कैलकुलेट होती है हर साल में। पिछले कुछ सालों की अगर हैप्पीनेस इंडेक्स आपने देखी तो भारत की हैप्पीनेस इंडेक्स 100 के ऊपर है। विश्व में जो 156 कंट्रीज है उसमें अभी इस साल की हैप्पीनेस इंडेक्स भारत का नंबर 144वां है 156 में। तो हैप्पीनेस लैक हो रहा है बहुत। और अगर बच्चों को हम सुखी समाधानी शांतिपूर्वक बनाए तो एक व्यक्ति अच्छे वो उभर के आएंगे, सुखी व्यक्ति। और सब व्यक्ति अगर सुखी हो जाए तो एक अच्छा कुटुंब सुखी होगा और फिर समाज भी सुख शांति से जी पाएगा।
तो अभी इसके लिए हमारी क्या क्या जिम्मेदारी है कि हमें ओवर पेरेंटिंग भी नहीं करना है, लेकिन कुछ चीजें मन में ध्यान में रखनी है कि बच्चों को एक विशिष्ट प्रकार की एक्सपोजर देने की बहुत ही आवश्यकता है। आजकल ऐसा हो गया है, कंपटीशन बहुत बढ़ चुकी है, तो ज्यादा से ज्यादा अंक बच्चे को मिलने के लिए उनको कई तरह की क्लासेस लगाई जाती है, घर में बड़ा पढ़ाई का प्रेशर है। लेकिन एक चीज हमें सब पेरेंट्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि इंटेलिजेंस यानी सिर्फ मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो है, जो अंक दिलाता है, मार्क्स दिलाता है, वही नहीं है। इंटेलिजेंस के कई प्रकार है, तो बाकी प्रकारों में अगर बच्चा कम होता जाएगा तो फिर एक ही इंटेलिजेंट उसका बढ़ के एक संतुलित पर्सनालिटी नहीं बन पाएगी। तो उसका फिजिकल फिटनेस, जिसको काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बोलते हैं, उसकी ओर भी ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। आजकल खेल कूद, स्विमिंग, बैडमिंटन, क्रिकेट जैसे मैदानी खेलों का बच्चों को एक्सपोजर बहुत ही कम हो चुका है अनफॉर्चुनेटली, और काफी बीमारियां उससे बढ़ती हुई हमारी नजर आ रही है, तो वो बदल देना चाहिए। एक्सरसाइजेस भी दो टाइप्स के होते हैं, एक आइसोटोनिक एक्सरसाइज और एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज यानी जब मसल की लंबाई सेम रहती है उसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बोलते हैं, जैसे योगा है। और दूसरा आइसोटोनिक, जिसमें मसल की टोन सेम रहती है, लेंथ बदलती रहती है, जैसे दौड़ना, स्विमिंग करना, ये सब। तो दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन होना बहुत इसेंशियल है। फूड एडिक्वेट, हाई प्रोटीन कंटेंट वाला खाना पीना उनको देना चाहिए। रेस्ट उनकी ठीक से हो रही है कि नहीं ये भी देखना चाहिए, क्योंकि नींद भी बहुत आवश्यक है। ज्यादा पढ़ाई करो, ज्यादा पढ़ाई करो, ऐसा कहने से अगर नींद कम हो जाए तो ब्रेन के ऊपर बहुत गलत परिणाम हम देखते हैं, और फिर नींद का जो साइकिल होता है वो एक बार डिस्टर्ब हो गया कि फिर इंटेलिजेंट बहुत कम होने लगता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज है सोशल इंटेलिजेंस। एक ही अकेला बच्चा जिंदगी में जी नहीं पाएगा, उसको सोसाइटी में अच्छी तरह से मिक्स होना बहुत ही इसेंशियल है। कम्युनिकेशन स्किल्स उसमें डेवलप होना बहुत इसेंशियल है। इमोशनली वो बच्चा खुश है कि नहीं, वो ओपन अप होता है कि नहीं, घर में सब लोग उसके साथ अच्छा कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं, वो कम्युनिकेट सब लोगों के साथ कर रहा है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो उसकी इमोशंस मन में ही रखे तो तरह तरह की ब्रेन की डिसफंक्शंस होती है, और फिर इंटेलिजेंस उसका कम होने लगता है, पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं लगता है। और एक चीज बहुत इसेंशियल जो है वो है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। बहुत लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअलिटी वगैरह ये बहुत बाद में करने की चीज है, लेकिन जैसे अभी रामकृष्ण जी ने बताया, ये सब जो संस्कार है वो बहुत जल्दी ही शुरू होते हैं। बहुत जल्दी का मतलब बच्चे के जन्म होने से पहले ही शुरू होते हैं। जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में बताया गया, फीटल कम्युनिकेशन की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी पिछले साल, तो मैं कीनोट स्पीकर वहां था। ये सब टॉपिक्स बहुत बड़े हैं, अभी मैं सिर्फ हाईलाइट करूंगा कुछ मुद्दों पर, और अगर कुछ क्वेश्चंस है तो उसके जरिए हम वो आगे ले चल सकते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज बच्चे नेचर को एक पास में एक मिलीजुली नेचर के साथ उनकी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार आजकल ऐसा होता है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, एंडलेस पढ़ाई होने से उनका कुछ ध्यान ही निसर्ग से वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कितने बच्चे हैं जो सुबह सनराइज देखते हैं, चांद की ब्यूटी देखते हैं। ये जो चीजें हैं वो होलिस्टिक अप्रोच फॉर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है, वो आजकल मिस होती है। म्यूजिक जो है, म्यूजिक एक बड़ा अच्छा इसेंशियल सेंस है। म्यूजिक है, कोई आर्ट है, डांसिंग है, कोई ड्राइंग है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है। तो ये बच्चों की इंटीग्रल डेवलपमेंट जो है वो आजकल बहुत ही कम दिखाई देती है। और अपने ब्रेन के दो हिस्से हैं, एक दाहिना वाला और एक बायां वाला, ऐसे दो हेमिस्फीयर्स है ब्रेन के। और ये दो हेमिस्फीयर्स जो है वो दो हेमिस्फीयर्स बैलेंस में अगर नहीं है तो आपको बड़ी एक कमजोरी महसूस होती है। ब्रेन की राइट साइड ऑलवेज डील्स विद इमोशंस, प्यार, एक दूसरे से सोशल मैच होना,
और लेफ्ट साइड डील्स विद मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जैसे मार्क मिलाना, पहला नंबर स्कूल में आना। तो ये राइट और लेफ्ट साइड की जो बैलेंस है वो बैलेंस बहुत ही इसेंशियल है, और अगर ये बैलेंस ठीक से नहीं है तो मल्टीपल साइकोजेनिक एब्नॉर्मलिटीज बच्चे में डेवलप होती है। अभी ये सब होने के लिए जैसे अभी हमने बोला कि एडिक्वेट टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे ओपन अप ही नहीं होंगे तो वो अकेलापन महसूस करेंगे। उनके प्रॉब्लम अगर माता पिताओं की प्रॉब्लम है ऐसा उनको महसूस हुआ तो नेचुरली वो ओपन अप होंगे, प्यार बढ़ते जाएगा, और अच्छा कम्युनिकेशन स्किल दोनों में अगर है तो इतना सही रैपो बनेगा कि वो जिंदगी में उसको एक बहुत अच्छी ऊंचाई पे लेके जाएगा। बहुत बार हम देखते हैं कि ये कम्युनिकेशन नहीं होता है, माता पिता दोनों काम पे जाते हैं, दोनों की प्रगति इतनी होती है, दोनों इतने बिजी होते हैं माता पिता कि उसमें वो प्राउड फील करते हैं कि हम इतने बिजी हैं कि बच्चे के लिए वक्त ही नहीं है। घर में जब वक्त होता है तो सब लोग टीवी देखते रहते हैं, या डाइनिंग टेबल पे भी जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, खाना खाते वक्त कोई अपना मोबाइल देखता है, अपने अपने काम में जुटा हुआ है। तो ये कम्युनिकेशन न होने की वजह से जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, बड़ा दर्द होता है देख के कि हम जब छोटे थे तो हमारे स्कूल में कोई काउंसलर था ही नहीं, और आजकल हर स्कूल में काउंसलर की क्यों जरूरत पड़ती है? बच्चे को सुनने के लिए माता पिता की एक फेलियर है कि काउंसलर लगता है बच्चे को क्या प्रॉब्लम है ये जानने के लिए। तो माता पिताओं ने फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चों का अच्छा दोस्त होना चाहिए, उसके साथ वेवलेंथ इतनी अच्छी मैच होनी चाहिए कि पेरेंट शुड बी द बेस्ट काउंसलर फॉर देयर ओन चिल्ड्रन। क्योंकि आपका बच्चा है तो आपकी वेवलेंथ उससे मैच करेगी कि कोई बाहर के लोगों की करेगी? आपकी करनी चाहिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं कहना चाहूंगा कि खुद को पेरेंट्स ने डिसिप्लिनाइज करना है जो बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब बच्चों को भाषण देते हैं स्मोकिंग करना गलत है, ड्रिंकिंग करना गलत है, नॉन वेजिटेरियन खाना गलत है, और इमेजिन करो अगर माता पिता ये सब कर रहे हैं तो बच्चा कैसा विश्वास करेगा कि ये सब करना गलत है? क्योंकि बच्चों को एक टेंडेंसी है, दे फॉलो देयर पेरेंट्स, और पहले तो शुरू में पेरेंट्स की इमेज बच्चों में भगवान जैसी होती है, तो जो मेरे माता पिता है वैसा ही मुझे बनना है, ये हर बच्चे की उम्मीद है। तो वो उम्मीद को आप बिल्कुल ठेस न पहुंचाना इसेंशियल है। जो बात हम कम्युनिकेट करते वक्त बच्चों से कर रहे हैं, उस वक्त वो शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बड़े चुन के करने बहुत बहुत ही इसेंशियल है, क्योंकि हम इनवेरिएबली हर्ट कर देते हैं बच्चे को कि ये कोई काम का नहीं है, इसका आता नहीं है। ऐसा बोलना गलत है, उसकी कोई भी गलती है तो उसको कहना चाहिए कि आप अच्छे हैं, आपकी ये गलती हो गई है, तो नेचुरली उसको इंस्पिरेशन होगा कि मैं अच्छी से अच्छी तरीके से ये गलती कैसे बदलूं। और जो प्यार है वो प्यार शब्दों से व्यक्त होना चाहिए माता पिताओं के, साथ ही नजर से भी व्यक्त होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ना नजर भी समझ जाते हैं। अपने माता पिता खुश है तो बच्चे खुश रहते हैं, माता पिता डिस्टर्ब है तो नेचुरली सबकॉन्शियस लेवल पे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों के साथ हंसी मजाक भी होनी चाहिए, उनके साथ दोस्ती होनी चाहिए। आजकल तो पेरेंट्स ही कम हंसते लगे हैं और हास्य क्लब की स्थापना होने की आवश्यकता पड़ गई है। तो घर में अगर सब इकट्ठे हंसी मजाक करे, कुछ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करे, साथ में कोई हॉबीज अच्छी तरह से डेवलप करे बच्चों के साथ, तो बच्चों में भी एक लैटरल थिंकिंग अच्छा डेवलप हो जाएगा जो बच्चे को बहुत अच्छा काम में आएगा आगे चल के। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों में वैल्यूज बिल्ड चाइल्डहुड से ही होना चाहिए, क्योंकि अपने ब्रेन में जो अलग अलग टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाने की वजह से मल्टीपल ब्रेन के डिस्फंक्शंस होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन होता नहीं है, चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ जाता है, मेमोरी कम हो जाती है। तो ये सब न्यूरोट्रांसमीटर का जो बैलेंस है वो ट्रांसपेरेंट बिहेवियर से, विदाउट स्ट्रेस, आप अगर खुश समाधानी हो तो ये बैलेंस मेंटेन होता है। अपने ब्रेन में अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर है, अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर के अलग अलग काम है। जैसे नॉरएपिनेफ्रिन है, जो नॉरएपिनेफ्रिन एक्साइटमेंट का न्यूरोट्रांसमीटर है, जब बच्चा बहुत एक्साइटेड है तो वो नॉरएपिनेफ्रिन इज इन एक्शन। सीरोटोनिन जो है, जिसको 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन बोलते हैं, वो पीस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो
नॉरएपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन, इसका जो रेशो है, इसका जो बैलेंस है, वो बनाना बहुत आवश्यक है। और हमारी कल्चर में, हमारी संस्कृति में जिस तरह का प्यार मोहब्बत बांटना, सोशल इंटरेक्शन करना हमें सिखाया गया है, वो नेचुरली ये बैलेंस मेंटेन करने में हाथ लगाता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम हमारी कल्चर से ही दूर जा रहे हैं। सो कॉल्ड अमेरिकनाइजेशन, वेस्टर्न चीजें फॉलो करने में हम जुटे हैं। तो हमारे संस्कृति का हम ही आदर करें तो बच्चों को भी आदर करने को ऑटोमेटिक सिखाया जा सकता है। और प्यार से एक दूसरे को मदद करके अगर सब बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे तो बहुत ही अच्छा एक डायरेक्शन मिल जाएगा। और मैं कंक्लूड करूंगा, क्योंकि जैसे अभी दीदी जी ने बताया हर एक स्पीकर को कहना है, तो एक इम्पोर्टेंट चीज बाद में एक बताना चाहूंगा जाते जाते कि फंडामेंटली अभी कोरोना है, कोरोना की वजह से सब लोग घर में हैं, तो इसका डर नहीं मानिए। मेक यूज ऑफ दिस टाइम टू बिल्ड अ गुड टीम विथ योर चिल्ड्रन, टू डिसाइड देयर फ्यूचर। एक अच्छा ट्रस्ट बनाइए और ये जो अभी समय मिला है उसका अच्छा सा अच्छा उपयोग आप करें, बच्चों को कॉन्फिडेंस दे, तो उसका आगे का भविष्य आप बहुत ही अच्छा कर सकेंगे। थैंक यू, नमस्ते। बहुत बहुत थैंक्स सर। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे लग रहा था कि एक एक चीज आपके सामने स्पष्ट थी और आप में वो दृश्य दिखा रहे थे कि जो वाकई आज हर घर में फेस की जा रही है प्रॉब्लम, और उसमें आपने जो स्पिरिचुअलिटी से और हमारी कल्चर से जोड़ा है, हमें बहुत अच्छा लगा। और आपकी बातों को हमारे सभी पार्टिसिपेंट भी बहुत लाइक कर रहे हैं। तो आगे भी समय रहा तो आपसे जुड़ते हैं। थैंक यू मच सर। अभी मैं हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय हमारी गीता दीदी, जो काफी समय से हम सबको से हुए और ये अनुभूति कर रही है कि कैसे धीरज है वो परमात्मा ने हम सबको कितना अच्छा दिया है। एक इतनी लगभग 50 वर्षों से भी अधिक समय की जिनकी राजयोग तपस्या और जिनका पूर्ण जीवन मान के लिए समय, ऐसी हमारी आदरणीय गीता दीदी, मैं कहना चाहूंगी आप मेरे भी अलौकिक ज्ञान के जन्म के दाता हैं, इसलिए मैं आपकी स्वयं भी ऋणी हूँ। और आज आप हमारे बीच में अपने अनुभवों से और पूर्ण जीवन मान के लिए ऐसी हमारी आदरणीय गीता दीदी, मैं कहना चाहूंगी आप मेरी अलौकिक ज्ञान के जन्म के कारण मैं स्वयं भी ऋणी हूँ। और यही चीजें हैं कि आपसे हमको जाननी है। आप गुजरात से, सूरत से इस ज्ञान में जुड़े। अपनी युवा अवस्था में मात्र 15 वर्ष की छोटी आयु में आपने अपना समग्र जीवन समर्पित किया और आपने गुजरात और अनेक स्थानों पर बहुत विशिष्ट सेवाएं की। ब्रह्मा कुमारीज के जो स्पिरिचुअल फेयर होते हैं उनका आपने कुशल संचालन किया। आपने जो पदयात्राएं हमारी यूथ विंग के द्वारा हुई, तो उस पदयात्रा में भी आपने अपना संपूर्ण योगदान दिया, और वो भी कितनी लंबी कि सोमनाथ से दिल्ली तक, उसमें भी आपने लीड किया। आप अलग अलग विषयों पर विश्व के कोने कोने में जाकर के अपनी विशिष्ट सेवाएं तो देते ही है, और हेडक्वार्टर में आने वाले हर वो व्यक्ति आपसे लाभ लेते हैं। आप बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग जो हमारी है उनकी भी हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, और उनके भी बहुत से कार्यक्रम को आप डिजाइन करते हैं। आदरणीय दीदी जी, अधिक समय न लेते हुए मैं आपकी मधुर वाणी को सुनना चाहूंगी। दीदी जी। ओम शांति। आज के इस वेबिनार में अपने वक्तव्य से, अपने चिंतन से लाभान्वित करने वाले हमारे सभी वक्ता और प्यारी गीता बहन
जिन्होंने उमंग उत्साह दिखाकर इन दिनों में सोशल मीडिया के माध्यम से ही सेवा हो सकती है, तो उन्होंने ऐसे अनेक वेबिनार आयोजित किए हैं। हमारे मुख्यालय से यूथ विंग के एग्जीक्यूटिव मेंबर हमारे जीतू भाई, जो भी सदा ही युवा वर्ग की सेवा के लिए तैयार रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, और इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी श्रोताओं और दर्शकों को मुख्यालय माउंट आबू से ओम शांति, गुड इवनिंग। बहुत सुंदर विषय पर आज का वेबिनार आयोजित किया गया है और हमारे दोनों प्रबुद्ध वक्ताओं को हमने सुना। मेडिकली, साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली, सोशली हर बात उन्होंने अपने वक्तव्य में कवर की, हमारे डॉक्टर साहब ने भी और हमारे रामकृष्णा भाई ने भी। और ये बहुत ही उपयोगी इंफॉर्मेशन आप दोनों ने दी है। जो भी पेरेंट्स सुन रहे होंगे उनको खास इस बात पर गौर करके अपने बच्चों के साथ के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाना चाहिए। माता पिता तो बच्चा पेट में होता है तब से ही जिम्मेवार बन जाता है। आज वो आत्मा इसी माँ बाप के पेट में आई है। वो कोई ऑल ऑफ सडन या एक्सीडेंटली नहीं है, परंतु आध्यात्मिकता हमें बताती है कि हमारे कोई कर्मिक अकाउंट से ही वो आत्मा हमारे पास जन्म लेती है। इसलिए गर्भ अवस्था में जब बच्चा है उस समय माँ बाप की मनोस्थिति, बातचीत, उनका आहार विहार, उनके कर्म, इन सब के वाइब्रेशंस गर्भ में जो बच्चा है उस पर पड़ता है। एक तो बच्चा अपने संस्कार को लेकर भी आता है और दूसरा गर्भ अवस्था में माँ बाप के द्वारा बहुत सूक्ष्म रूप से मिले हुए जो संस्कार है वो भी उसमें आते हैं। आज के समय में लगभग सबके माता पिता कमाने में लगे हुए हैं। इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं, शौक इतने बढ़ गए हैं और भौतिक रूप से ही हर कोई अप टू डेट रहना चाहता है। इसलिए दोनों माता पिता दोनों कमाते हैं तो बच्चों को कम समय दे पाते हैं। अगर माता पिता खुद इन बातों को समझेंगे कि हमें अपने बच्चों के विकास में उनके सभी एस्पेक्ट को ध्यान में रखना है, तो वो बच्चों को संस्कार दे सकेंगे। कई माता पिता ऐसे सोचते हैं कि हमारे माँ बाप ने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया था, परंतु वो महसूस था आज तक आपको कांटे की तरह कसकती है कि हमारे माँ बाप ने इतना ध्यान नहीं दिया। तो आप इतने अटेंटिव बने, अटेंशन रखें कि आप अपने तरफ से अच्छे से अच्छा दें। कई ऐसा सोचते हैं कि भाई मेरी सास ने मुझे बहुत दुख दिया था इसलिए मैं भी अपनी बहू को
दुख दूंगी। परंतु जो सेंसिबल होते हैं वो सबक सीखते हैं कि भल मेरे साथ ऐसा हुआ पर मुझे औरों के साथ ऐसा नहीं करना है। तो जो माँ बाप के तरफ से बच्चों को मिलना चाहिए, चाहे वैल्यूज की बातें, कैरेक्टर की बातें, रिलेशंस की बातें, जीवन में उपयोगी हर एस्पेक्ट के ज्ञान और क्षमता की बातें, वो देने के लिए माँ बाप पहले खुद एबल बनेंगे तब तो दे सकेंगे। हम कहते हैं ना भी कुएं में पानी होगा तो कुंड में पानी आएगा, कुएं में ही नहीं है तो कुंड में कैसे आएगा। तो माँ बाप के अपने जीवन में ये बातें धारण होगी तो बच्चों को दे सकेंगे। जो बच्चे के जीवन के हर स्टेजेस हमारे दोनों स्पीकर ने बताई, माँ बाप ही उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय नजदीक रहते हैं और माँ बाप ही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसलिए हर तरह का प्रदान वो अपने बच्चे को कर सके, उसके लिए उनको खुद ही सक्षम बनना। माता पिता अगर जैसे बताया, मैं कई बार देखती हूँ छोटे बच्चे सुबह सुबह तैयार होकर स्कूल जाते हैं और घर में सब सोए होते हैं, माँ भी उठ के बच्चे को तैयार करके भेजती है, फिर सो जाती है। वो खुद भी नहा धो के तैयार हुई नहीं होती। अब उस बच्चे को इस आयु में तो आराम चाहिए और उसको सुबह उठकर तैयार करके भेजते हैं और घर में वाइब्रेशंस तो नींद के हैं, तो उस बच्चे को बहुत खींचातान महसूस होती है, उनको बहुत मुश्किल महसूस होता है। तो अगर माता पिता खुद भी, जब हमने रचना रची है तो हमें पालना का उत्तरदायित्व भी स्वीकार करना चाहिए। और हम खुद क्यों नहीं जल्दी उठते? जब बच्चे को जल्दी उठाकर पढ़ाई के लिए भेजना, तैयार करना जरूरी है, तो हमारे तरफ से भी उनको सहयोग मिले कि देखो हम भी जल्दी उठते हैं। पर जब से टीवी कल्चर आया है, लोग देर रात तक टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं, देरी से सोते हैं, सुबह देरी से उठते हैं और बच्चे को जबरदस्ती उठा के फिर स्कूल भेजते हैं। तो माँ बाप, परिवार के तरफ से भी बच्चे को कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर बच्चे के उठने के पहले माँ बाप रेडी हो जाएं और घर में ऐसा जागृति का माहौल हो तो बच्चा भी सहज रीति से उठ सकेगा और तैयार हो सकेगा। जो वैल्यूज सिखाने की बात है, कैरेक्टर अच्छा बनाने के लिए बच्चे को जो संस्कारित करने की बात है, तो वो आत्म प्रस्तुति ही बेस्ट वे है कि हम अपने जीवन से सिखाएं। जैसे आजकल ऑडियो सिस्टम से भी ज्यादा ऑडियो वीडियो सिस्टम को हम प्रेफर करते हैं। रेडियो सालों से लोग सुन रहे हैं, पर इससे लोगों के मानस, लाइफस्टाइल इतने प्रभावित नहीं हुए जितने वीडियो देखने से हुए। क्योंकि ऑडियो वीडियो, दृश्य और श्राव्य दोनों सिस्टम से मानस पर प्रभाव आता है, तो वो ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो सिर्फ बच्चों को कहना ऐसा नहीं करो, ये नहीं करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो, जल्दी उठो, तूफान नहीं करो, बाहर नहीं घूमो, बाजार में नहीं जाओ, ये सिर्फ कहने से नहीं होगा। पर अगर हम खुद ऐसा आचरण करेंगे तो हम बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 14 वर्ष के आयु में संपर्क में आई। उसका कारण मेरे माता पिता, वो पहले भी भक्ति करते थे पर उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं था। जब से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के संपर्क में आए, हमने उनके आहार विहार, संस्कार, स्वभाव, बोलचाल सब में परिवर्तन देखा, तो हमारा मन प्रभावित हुआ और हमने इस ज्ञान को समझना चाहा।
जब हम इस विश्वविद्यालय में आए तो हमने देखा कि हमारी जो दादियां हैं, हमारी जो दीदियां हैं, जो भी हमारे सीनियर्स है, वो सिर्फ उपदेशक नहीं है, भाषण करता नहीं है, लेकिन वो हमारे सामने रोल मॉडल है। वो आध्यात्मिक ज्ञान की बातें, योगी जीवन की बातें, डिवाइन मैनर्स की बातें, वैल्यूज की बातें, सेवा भाव की बातें हमने दादियों में, दीदियों में, हमारे वरिष्ठ भाइयों में प्रैक्टिकल में देखा। वो ही हमारे सामने एक रोल मॉडल। तो हर माँ बाप बच्चों के आगे रोल मॉडल हैं। और इसलिए अगर मैं तो माता पिता के लिए कहूंगी कि अगर माता पिता सक्षम बनना चाहते हैं, उनको थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान और मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए। जब तक हम इस संसार के मूलभूत सनातन सत्यों का ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, हम अपने व्यावहारिक जीवन की जो भी हमारी बिलीफ्स है उनको करेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर माँ बाप में अंधश्रद्धा है, बाह्याचार है, क्रियाकांड है और उनका पारदर्शी जीवन नहीं है, तो बच्चे ऐसे ही सीखे। हम कहते हैं पता नहीं क्या है, आज की पीढ़ी ऐसी है, बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, पर कहाँ पैदा हुए? हमारे द्वारा ही पैदा हुए, हमारे बीच में ही पनपे हैं। इसलिए हमारा आदर्श जीवन, हमारा निष्कलंकित चरित्र, हमारा सादा सरल और सात्विक जीवन, भल हम आज के समय अनुसार व्यवस्थित रहे। आप इस विद्यालय में देखिए कि भल हम सफेद वस्त्र पहनते हैं, परंतु हम व्यवस्थित रहते हैं, रॉयलिटी से रहते हैं। हर चीज यहाँ मैनर से की जाती है। तो बाह्य फैशन करने से हम अपने बच्चों को अपडेट नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि आज के जमाने के अनुसार रहना पड़े, पर जो जमाने के अनुसार अच्छी, शुभ और कल्याणकारी बातें हैं वो हमें अपनानी है। मैं आपको हमारे विदेश के भाई बहनों का अनुभव बताऊं तो उन्होंने हमें आके यही बताया कि शुरू में जो लोग आज से 50, 40, 60 वर्ष पहले अमेरिका में गए, तो उन्होंने बताया कि हम वहाँ की भौतिकता से इतने प्रभावित हो गए कि हमने अपनी लाइफस्टाइल तो बदल दी, पहरवेश तो बदल दिए, पर हमने अपने नाम भी चेंज किए। हमारा नाम ठाकुर भाई था, हमने टोनी भाई कर दिया। डाहिया भाई था, हमने डेविड भाई कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपने नाम भी बदल दिए और हम इतने खुश थे कि हम लेटेस्ट मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे हैं। पर जब हमारे बच्चे हमारे बीच में ये देखते रहे, सीखते रहे, और बड़े होकर जब उन्होंने कहा हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हमको जो करना होगा वो ही करेंगे, तब हमारी आंखें खुली कि अरे ये बच्चे तो टोटल वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, हमारी भारतीय संस्कारिता तो जा रही है। तब हम वापस लौटे धर्मों के तरफ, मंदिर के तरफ, और फिर वहाँ सामूहिक रूप से वो कुछ ना कुछ ऐसी संस्कारित करने वाली प्रवृत्ति करने लगे। तो माँ बाप तो कहते हैं ना भगवान के समान है। भगवान को भी हम माता पिता कहते हैं। जो हमारा पिताओं का पिता है, शिक्षकों का शिक्षक है, गुरुओं का गुरु है, अगर हम उस परम पिता के सत्य ज्ञान और उनके साथ योग लगाकर अपने आप में शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता धारण करेंगे, तो हम बच्चों से शांति से बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, हमारा लाइफस्टाइल शुद्ध और पवित्र बनेगा, हम अच्छे डिवाइन मैनर्स में रहेंगे। तो हमें अपने आप को भी भरने की जरूरत है। और इसलिए कोरोना की इस महामारी में जब सभी बातों से सब फ्री हैं, सब ने जरूर अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया होगा कि हमें अपने जीवन में कहाँ सुधार करने की जरूरत है। इस परिस्थिति में सबको दो बातें ध्यान में आई कि और कुछ भी काम नहीं आता है, अपनी फिजिकल
इम्यूनिटी पावरफुल चाहिए और अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी पावरफुल चाहिए, जिसको हम सदा निग्लेक्ट ही करते रहे। टाइम नहीं है इसलिए हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हमने शरीर के प्रति ध्यान नहीं दिया। तो फिजिकल इम्यूनिटी भी सिंपल शाकाहारी भोजन से आती है, ये भी एक तथ्य सबके सामने आया है। तो ये भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि जो हमारा भारत में अन्न शुद्धि का संस्कार है, सात्विक शाकाहारी भोजन की बात है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अपनी मानसिक क्षमता, आत्मिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमें नित्य क्वालिटी इनपुट ज्ञान का देना चाहिए, और मेडिटेशन के अभ्यास से हम अपनी इम्यूनिटी, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो माँ बाप बहुत कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए, पर सिर्फ फिजिकली, सोशली या भौतिक जगत के हिसाब से नहीं, लेकिन संस्कार, गुण और चरित्र के हिसाब से भी करें, तो उसमें आध्यात्मिकता और मेडिटेशन भी मददगार है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, बहुत बहुत थैंक्स दीदी। एक बहुत ही सधी हुई बात आपने कही, जो पुराने जमाने में कहते थे कि कुएं में नहीं होगा तो बाहर जो पशुओं के पीने के लिए अवाड़ा बना होगा उसमें कहाँ से आएगा। तो जो हम बच्चों से अपेक्षाएं करते हैं वो स्वयं हमें बनना होगा। श्री कृष्ण जैसा बच्चा चाहिए तो यशोदा बनना ही पड़ेगा। इतनी ये जो समझ है वो आज सभी को डेवलप करनी है। तो आपका पुनः हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दीदी। और आपने राजयोग मेडिटेशन की जो बात कही है उसके लिए हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स जरूर महसूस कर रहे हैं कि वाकई हर बात तो यहाँ ही आके रुकती है कि हम खुद को कितना साधेंगे। तो फिर से हम आपसे जुड़ना चाहेंगे। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच में पिछले 40 वर्षों से रचनात्मक पत्रकारिता से जुड़े हुए ऐसे हमारे भीनमाल के सपूत, वर्तमान में मुंबई में रहकर और मारवाड़ चेतना जो उनका अपना बहुत ही विशाल जिनका जनसमूह जिससे जुड़ा है, वाचक जुड़े हुए हैं, ऐसे पत्रिका के आप संपादक। और कन्हैयालाल खंडेलवाल जी एक ऐसा नाम है जो भीनमाल के हर कोई सोशल इश्यू को जब भी हमें उठाना है तो आप उसके अग्रणी भी रहते हैं। आपके समग्र परिवार में एक धर्मपरायणता है। आप स्वयं भी योगा और गायत्री परिवार और ऐसी भारत विकास परिषद कई संस्थाओं में जुड़कर कोई ना कोई रचनात्मक प्रवृत्तियां भी करते हैं। आपने माउंट आबू के मीडिया सेमिनार में भी कई बार पार्टिसिपेट किया है। राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, दैनिक नवज्योति, दैनिक प्रतिनिधि, जलते दीप, इन सभी पेपर्स में आपके समय प्रति समय समाचार पत्रों में रिपोर्टर के रूप में आपने समय दिया है। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, इससे भी आप जुड़े हुए हैं और वर्तमान में राजस्थान प्रेस क्लब मुंबई के आप महासचिव हैं। ये बहुत खुशी की बात है। तो आप यहाँ पर हमसे जुड़े हैं और काफी समय से आप सभी की बातें सुन रहे हैं। अभी हम आपसे सुनना चाहेंगे। आपने मुझे कहा था कि मैं पिता भी हूँ, दादा भी हूँ और मुझे बहुत बार ये रोल जो प्ले करना होता है तो नित नए अनुभव होते हैं। तो अपनी बात शेयर करेंगे कन्हैयालाल जी। वॉइस अनम्यूट वॉइस आवाज आ रही है? यस। ओम शांति। सबसे पहले तो आज जो विश्व अभिभावक दिवस है उसके अवसर पर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से आज के इस पैनल में जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आदरणीय गीता बहन जी, डॉक्टर महेश जी, हमारे हैदराबाद वाले भाई साहब, उन्होंने इतनी सारगर्भित बातें कही है कि कोई शेष कहना तो रहता नहीं है। फिर भी एक अभिभावक के नाते, एक पत्रकार के नाते अपनी बात ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो हमारा जो अभिभावक है वो हमारे अंदर बैठा हुआ है।
और हम उस जो अंदर बैठे हुए अभिभावक की अगर बात हम सुन लें तो अभिभावक के रूप में हम वो अपेक्षा उन अपने बच्चों से भी कर पाएंगे जो हमको करनी चाहिए। सीधी सीधी बात है कि हम जो हमारी चेतना है, जो हमारा अवचेतन मन है, जो हमारा परमपिता परमात्मा हमारी प्रकृति के मध्य में विराजमान है, उनकी बातों को हम अनसुना कर देते हैं और जीवन में इस आपाधापी के युग में हम बच्चों से वो अपेक्षा करने बैठ जाते हैं जिसके लिए दायित्व तो हमने कभी पूरे ही नहीं किए। हम अभी जैसे भाई साहब भी बता रहे थे कि हम जैसे कोई घर में आया और बोलते हैं किसी से नहीं मिलना है तो बच्चे को ही बोल देते हैं कि आप है जो उसको बोल दीजिए कि भाई नहीं मिलना, पापा घर पे नहीं है। अब बच्चे के अवचेतन मन में आप सोचिए कि क्या प्रभाव पड़ेगा कि जब इसको ये बोलेंगे कि पापा अगर घर में हैं फिर भी मेरे को ये मना कर रहे हैं, वो आपकी आज्ञा तो मान लेगा, लेकिन उसके अवचेतन मन में इस बात बैठ जाएगी कि पापा अगर झूठ बोल सकते हैं तो मैं भी धीरे धीरे उसको झूठ तो बोलूंगा। और जब उसकी चेतना विकसित होगी तो इसी प्रकार से वो झूठ विकसित हो सकता है, होता ही है। एक चोर था, एक बालक था, उसने चोरी की, दूसरी बार चोरी की, माँ ने कुछ नहीं कहा, तीसरी बार चोरी की, माँ ने कुछ नहीं कहा, और आगे जाकर के वो बड़ा चोर बन गया, उसने बहुत बड़ी चोरी कर ली। फिर उसे फांसी की सजा हो गई। तो जज ने या जो पुलिस जेलर थे उन्होंने पूछा कि भाई तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने बताया कि मेरी अंतिम इच्छा है मेरी माँ से मिलने की। तो माँ को हाजिर किया गया कि बोलिए लो ये तुम्हारी अंतिम इच्छा है। तो उसने सीधा माँ का गला पकड़ लिया, माँ के साथ में मार पिटाई शुरू कर दी और ये बोला कि माँ अगर मेरी पहली, दूसरी या तीसरी चोरी के ऊपर मेरे को रोक दिया होता तो आज मुझे फांसी नहीं होती। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि हम दोहरे मापदंड में जीते हैं। हम बच्चों से अपेक्षाएं तो खूब करते हैं कि हमारा बच्चा वैसा बने वैसा बने, लेकिन एक तो हमने अपने माँ बाप के साथ क्या किया है, अगर वह हम ध्यान में नहीं रखते और बच्चों को अपेक्षा करेंगे तो भी गलत है। और अब जैसे मैं मेरी ही बात बताऊं, हमारे घर में 3 पीढ़ियां हैं, मेरा बच्चा है और मेरा पोता भी है। कई बार उसको जब हम कहते हैं कि बेटा टीवी नहीं देखना, खाना खाते वक्त है, नाश्ता करते वक्त टीवी नहीं देखते, तो वो सीधा कहता है कि दादू आप तो है जो समाचार देखते हो, कई बार आप तो मोबाइल पे बात करते हो और मेरे को बोलते हो कि टीवी नहीं देखना। अब उसके इस बात के सामने मुझे निरुत्तर होना पड़ता है कि जब हमारा आचरण ही इस प्रकार से है तो हम बच्चों में उपदेश के माध्यम से किसी भी प्रकार का बदलाव हम अभिभावक के रूप में नहीं ला सकते। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी चाल चलन, हमारा जो कामकाज का तरीका है, वह बच्चा अवचेतन मन में भी, जैसा अभी गीता बहन जी ने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि माँ के पेट से ही वो सारे के सारे कम्युनिकेशन उस बच्चे को प्राप्त होने लग जाते हैं जो हमारे द्वारा किए जाते हैं। अब मैं बताऊं आपको, एक खलील जिब्रान ने कहा, जैसे कि हम कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, तो खलील जिब्रान ने कहा कि पुत्र देवो भव क्यों नहीं, यानी हम पुत्र के रूप में भी उसका सम्मान क्यों नहीं कर सकते। पुत्र में भी वही, और अभी आदरणीय गीता बहन जी ने भी ये बोला कि चेतना को जन्म हमने दिया है, हमारे द्वारा विकसित की गई है, लेकिन वो चेतना तो किसी और की है, तो उसका वो अपना एजेंडा लेकर के आई है, उसको भी विकसित होने का मौका उसको देना चाहिए। अभिभावक के रूप में हम चाहे भले उसके माता पिता हैं या और कोई भी किसी भी संरक्षक के रूप में हैं, तो उसका निर्वहन करने के लिए हमको इस जीवन की आपाधापी के बीच में भी समय निकालकर बच्चों को केवल डांट डपट से, केवल उनको प्रताड़ित करके किसी भी प्रकार का उनमें बदलाव नहीं लाया जा सकता। आज माँ कोई छोटा, जैसे कोई होमवर्क भी बच्चा नहीं करता तो सीधी उसके थप्पड़ मार लेगी, या कोई काम नहीं करता तो उसको डांट डपट देगी। बच्चे के मन में वो हीन भावना आ जाएगी और वो वास्तव में इस प्रकार से कोई काम ही नहीं कर सकता जिस प्रकार से उसको करना चाहिए। एक आपने कहीं किस्सा सुना होगा कि एक व्यक्ति अपने बुढ़े पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए गया। घर में नहीं बनती होगी या कुछ कोई उत्पात होता रहता होगा,
या आजकल की जो समस्याएं हैं, आप जानते हैं वृद्धाश्रम हमारा देश का दुर्भाग्य है, हमारी मानव जाति का दुर्भाग्य है कि वृद्धाश्रम जैसे चीजें भी खुलने लग गई है। तो वृद्धाश्रम में छोड़ने गया, उसका जो बच्चा था वह भी इस बात को देख रहा था कि मेरे पिताजी मेरे दादाजी को वृद्धाश्रम में छोड़ने जा रहे हैं, तो आगे जाकर के क्या मेरे को भी इस प्रकार से करना पड़ेगा। और उसने यह बात अपने पिता से कही, उसको वृद्धाश्रम में छोड़ने के आने के बाद में कही कि पिताजी आप जो इस प्रकार से छोड़ के आए हो, तो मेरे को भी, मुझे जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप जब बुढ़े हो जाएंगे तो मुझे भी इस प्रकार का व्यवहार करना पड़ेगा। पिता को आत्मबोध हुआ कि मैंने ये क्या किया, बच्चे के सामने बच्चे को किस प्रकार से संस्कार है जो मैंने डाले। एक मित्र और बात कहता हूं, एक बच्चा था, स्कूल में गया और उसको दूसरी क्लास में ही स्कूल से निकाल दिया गया। टीचर ने उसको एक माँ बाप को देने के लिए एक बंद लिफाफे में एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी के तुम्हारे पेरेंट्स को दे देना। बच्चा आया घर पे, अपने पेरेंट्स को वो चिट्ठी दे दी, माँ को चिट्ठी दे दी और बच्चे ने पूछा कि माँ इसमें क्या लिखा है। तो माँ ने बताया कि बेटा इसमें ये लिखा है कि आपका बच्चा इतना कुशाग्र बुद्धि वाला है, इतना होशियार है कि हमारे स्कूल उसके लायक नहीं है, आप इसको कहीं दूसरी जगह पढ़ाएं। तो बेटे अब मैं तुमको पढ़ाऊंगी। और उस बच्चे को उन्होंने पढ़ाया। आगे जाकर वो बल्ब का आविष्कारक थॉमस एडिसन बना। और कई वर्षों बाद जब उसके माँ की मृत्यु हो गई और वो उसने फिर उस बच्चे ने जो बड़ा हो गया था थॉमस एडिसन, उसने लिफाफा खोला, तब जाकर के उसने पढ़ा तो वो क्या देखता है कि तुम्हारा बच्चा, उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल कमजोर है, किसी भी प्रकार का वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको स्कूल के अंदर नहीं रख सकते, हमारे दूसरे बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन माँ ने वो बात नहीं बताई। माँ ने वो सकारात्मक बात बताई कि तुम है जो, अगर वो नकारात्मक बात बताती होती तो वो थॉमस एडिसन नहीं बनता, बल्ब का आविष्कारक नहीं बनता। उस बच्चे के अंदर हीन भावना हर तरह से ग्रसित हो जाती थी कि इस प्रकार से मुझे लगता है कि ज्यादा समय हो गया है और अभी और भी कोई वक्ता होंगे। एक बात को और कह करके अपनी बात को विराम देता हूं। कल के वेबिनार में आदरणीय गीता बहन जी ने ये कहा कि जब भीनमाल के आसपास के 140 गांवों में वो व्यसन मुक्ति के अभियान में गई तो उन्होंने युवकों के अंदर ये पाया कि बहुत सारे अधिकांश जो बच्चे हैं वो अपने पिताओं से, अपने बुजुर्गों से व्यसन का, सिगरेट का, तंबाकू का व्यसन सीख रहे हैं, या उनकी जेब से भी चोरी करके वो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, या जो भी करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हमारे घर में ही हमारे पिता और माता इसी प्रकार से अगर वो व्यवहार करेंगे, वो आचरण करेंगे, तो हम बच्चों से क्यों उम्मीद करेंगे कि बच्चा है जो व्यसन मुक्त रहेगा। इसी क्रम में हमको ये सोचना होगा कि हम बच्चों को क्या देना चाहते हैं। केवल पैसा कमाने की जिंदगी में या अपना कैरियर बनाने की जिंदगी में कहीं हम बच्चों पर नेगेटिव रोल करके, अपना या अनभिज्ञ रोल करके हम उन बच्चों से एक अभिभावक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन क्या कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। आज के वर्ल्ड पेरेंट डे के अवसर पर सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। आपने हमारे सभी कार्यक्रमों को सुना है और हमेशा इसी तरह से जुड़े रहते हैं। ऐसे ही जुड़े रहिएगा। आपकी प्रैक्टिकल बातों से, एग्जाम्पल से हमें काफी प्रेरणा मिली है। जैसा कि आपने कहा कि संस्कार, ये माता पिता से सभी स्पीकर्स ने कहा कि बच्चों में आते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी इसने एक इनिशिएटिव ये भी लिया है जिसको DMB नाम से चलाया जा रहा है, डिवाइन मदर एंड बेबी। एक ऐसा ग्रुप है जो गर्भस्थ शिशु को अच्छे संस्कार देने के लिए उन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी विशेष शिविर का भी आयोजन करते हैं और उसमें मेडिटेशन के बहुत अच्छे प्रभाव भी देखे गए हैं। तो लाइफ के पहले का ये जो हमारा पार्ट होता है, क्यों नहीं उसमें मदर्स को इतनी ट्रेनिंग मिले, ये हमारी सोच है और ये प्रैक्टिकल में शुरुआत भी हुई है।
आगे इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे और बहुत जल्दी हम एक दुनिया के नए स्वरूप को लाने में मिलजुल कर निमित्त बनेंगे। कुछ ऐसे बातें आ रही है, तो मैं अंत में थोड़ा सा आदरणीय गीता दीदी से ही ये बात पूछना चाहती हूँ कि दीदी, स्पिरिचुअलिटी की जो बात है, आध्यात्मिकता की बात है, तो मानते सभी है कि आध्यात्मिकता बहुत अच्छी है, जिससे शांति, सद्भाव, अच्छा व्यवहार, ये सब कुछ हो सकता है। परंतु लोग समझते हैं कि आध्यात्मिकता के लिए क्या हमें घर बार छोड़ना पड़ेगा, और हम तो बहुत व्यस्त है अपने कार्यों से, हमें बच्चों के लिए समय ही नहीं मिल रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी शिकायत हमेशा है, क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी है, कंपटीशन बहुत है। तो आप तो व्यापार और उद्योग जगत से भी बहुत जुड़े हैं, ये प्रश्न आपके सामने अमूमन आता है। तो ये समय को कैसे हम पाएं और कैसे हम आध्यात्मिकता को सरल रूप से जीवन में लाएं? दीदी, अंत में आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा। आध्यात्मिकता वो सनातन सत्यों का ज्ञान है जो सभी धर्मों और वर्गों और देशों के लोगों को समान रूप से लागू होते हैं। धर्म और संप्रदाय भिन्न भिन्न है। वो नैतिक बातें जो हर धर्मात्माओं ने बताई, हर एक की उपासना पद्धति, हर एक की मान्यताएं भिन्न भिन्न है, लेकिन आध्यात्मिकता वो सार है जो सभी सर्वकाले, सर्वस्थाने, सर्व आत्माओं को समान रूप से वो लागू होती है। जैसे आप रोड पर देखते हैं कि हर कंपनी की मोटर कार दौड़ रही है, मारुति की भी है, टोयोटो की भी, हुंडई की भी है, टाटा की भी है, सुजुकी की भी है। हर कंपनी की गाड़ियां दौड़ रही है, अलग अलग मॉडल कंपनी के हैं, पर ट्रैफिक रूल तो सबके लिए सेम है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। सेम आध्यात्मिकता वो चीज है, वो मूल सनातन सत्य की समझ है, जिससे हम अपने जीवन में जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। आज व्यक्ति देह धर्म से हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, शरीर से कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई गांव के हैं, कोई शहर के हैं, कोई पढ़े हैं या अनपढ़ हैं, पर हर मनुष्यात्मा को अपने जीवन में क्या चाहिए? शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सत्यता, यही चाहिए ना। उससे प्राप्त करने की समझ को ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। उससे अनुभव करने की विधि को योग कहा जाता है। तो आध्यात्मिकता में तो कोई क्रियाकांड नहीं है। आपको कहीं मंदिर, मूर्ति, पूजा पाठ, भजन कीर्तन, कोई बाह्याचार इसमें नहीं। आध्यात्मिकता एक सेंस है, एक समझ है, जिसमें हमारे चिंतन को बदला जाता है। और जब चिंतन बदलता है तो अपने आप वाणी भी हमारी ठीक होती है, हमारे कर्म भी ठीक होते हैं। तो आज काफी समय हम ऐसी बातों को दे रहे हैं जो अनावश्यक है, या जिससे हमारे संस्कार, हमारी मानसिकता विकृत होती है। अगर हम ये समझ जाएंगे तो वहां से हम अपने आप को निकाल सकेंगे, और वो टाइम जो बचता है वो हम अपने आप को दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि टीवी कल्चर के कारण देरी से सोते हैं, देरी से उठते हैं। अगर हम समय से सो जाएं और समय से उठेंगे तो सुबह का अगर 1 घंटा और संध्या का 1 घंटा अगर हम खुद के एम्पावरमेंट के लिए, कि जिसमें हम साइलेंस में अपने आप के साथ बैठे, अपने आप को समझें, अपने आप को सिखाएं, अपने आप को रियलाइज करें। परिवर्तन का पहला स्टेप अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन है।
कोई हमें कहेगा हमारी भूल गलती तो हमें अच्छा नहीं लगता है, वहां ईगो क्लैश होता है, हम सामने उनकी 4 भूलें बता देते हैं। अगर खुद हम साइलेंस में बैठते हैं तो अपने आप से जुड़ते हैं। तो यहाँ जो मेडिटेशन सिखाते हैं उसमें एक अभ्यास सेल्फ रियलाइजेशन का है और एक गॉड रियलाइजेशन का है कि वो हमारे अनादि अविनाशी माता पिता है, उनकी क्वालिटीज क्या है, उनका ज्ञान क्या है। अगर हम सुबह शाम 10 मिनट भी साइलेंस में बैठेंगे और इस प्रकार स्वचिंतन सेल्फ रियलाइजेशन करें, परमात्मा से बातचीत करें, तो ऑटोमेटिक हम अपने में बहुत जल्दी परिवर्तन ला सकते हैं। इसमें कोई घर बार छोड़ने की बात नहीं है, जिम्मेवारियां छोड़ने की बात नहीं है, कोई ड्रेस बदलने की बात नहीं है। हमें अपनी समझ को बदलना है, चिंतन को ठीक करना है, जिससे अपने आप जीवन ठीक हो जाए। बहुत अच्छा दीदी, गाइडेंस मिला हमें और सभी ने ये बात समझी कि बहुत इजी है जीवन में पाना स्पिरिचुअलिटी को। दीदी एक दो और प्रश्न किसी से हो तो मैं जीतू भाई से निवेदन करूंगी कि आपके पास कोई मैसेज है, कोई पार्टिसिपेंट्स की तरफ से क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ओम शांति। वैसे तो हमारे सारे वक्ताओं ने सभी प्रश्नों के अच्छे आंसर्स और पहले से सॉल्यूशंस दे दिए हैं, लेकिन जो 2-4 क्वेश्चंस आए हैं उनके कॉमन रीति से डॉक्टर करंदीकर जी सर है, उनसे किसी ने पूछा है कि हाउ टू हैंडल टीन एज। तो सर आप 1 मिनट में इसके बारे में अगर प्रकाश डालेंगे तो सर बहुत अच्छा होगा। देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात टीन एज में ऐसी है कि टीन एज में बहुत सारे चेंजेस फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ही नहीं, लेकिन ब्लड में जो हार्मोन के लेवल्स है उसमें हो रहे होते हैं। और ये वजह है बच्चों के थोड़े से कम ज्यादा इरिटेबल होने की। तो ये माता पिताओं ने जानना जरूरी है कि उनका व्यू पॉइंट क्या है, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। वो गलत नहीं है, अभी तक नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे, आज भी नहीं है, लेकिन उनकी कुछ चीजें, एक्शन थोड़ी सी अनएक्सेप्टेबल हो रही है। तो बड़े प्यार से अगर उनको समझाया जाए कि उसकी वजह क्या है, अगेन कम्युनिकेशन प्लेज अ बिग रोल। अच्छा कम्युनिकेशन हो तो हार्मोनल चेंजेस के वक्त पे सही आधार माता पिताओं से मिलना, यही वो बेटा या बेटी के लिए राह आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा माध्यम है। लेकिन ज्यादातर सिचुएशन में माता पिता फेल होते हैं अदर पर्सन्स व्यू समझने में, और वो बच्चे को डांटते हैं, और इसका परिणाम अनुचित होता है क्योंकि हार्मोन्स जो बढ़ गए होते हैं टीन एज में, उससे एक रिबेलियन टेंडेंसी हो जाती है और फिर वो रिलेशनशिप सदा के लिए खराब होती है। तो बड़ा टर्निंग पॉइंट है एक दूसरे को समझ लेने के लिए। थैंक यू सर। रामकृष्ण भाई जी, आपसे प्रश्न है कि हाउ टू मेक देम इम्यून टू आउटसाइड नेगेटिव एक्सपोजर एंड वाइब्रेशंस। तो प्लीज इस पे थोड़ा सा 1 मिनट में प्रकाश डालिए रामकृष्ण भाई जी। हाँ, देखिए आउटसाइड वर्ल्ड की जो भी नेगेटिव एक्सपोजर है वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रियलिटी है, हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि वो एग्जिस्ट रहेगी दुनिया में, अच्छा भी रहेगा तो बुरा भी रहेगा, और हम भी एक्सपोज होते हैं, वो भी एक्सपोज होते हैं। एक बार अब कोरोना हर जगह है, कोरोना है तो हम बहुत केयरफुल है, बच्चे भी केयरफुल है, सभी अवेयरनेस जितना बढ़ा, इनिशियली केयरफुल नहीं थे, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ा, जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई, तो अपने आप को बचाने के साधन भी हम सब लोगों ने अडॉप्ट किए। अब यही कॉन्सेप्ट लीजिए, वैक्सीन का कॉन्सेप्ट देखिए कितना अच्छा है। वैक्सीन ये है कि वही वायरस या वही ऑर्गेनिज्म की उसी प्रकार के एलिमेंट की डेड टिश्यू को हमारे बॉडी में दिया जाता है, तो बॉडी उसको फाइट करने के लिए नेचुरली अडेप्ट हो जाती है। तो रियलिटी में जब उस प्रकार के एनवायरनमेंट में एक्सपोज होंगे
तभी नेचुरल बॉडी की इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाती है। देखिए, इम्यून सिस्टम डेवलप होने के लिए एक्सपोजर को बंद करना जरूरी नहीं है। एक्सपोजर में रहते हुए भी उसका इन्फ्लुएंस नहीं हो, उसके लिए किस प्रकार की प्रिपरेशन की जरूरत है वो समझना होगा। जैसे जैसे स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस के ऊपर कंट्रोल, या उसको कंट्रोल इज ए रॉन्ग वर्ड, उससे अच्छा बेटर वर्ड है सब्लिमेशन। उसको चैनल करना एक बेटर वर्ड है ना। जैसे डॉक्टर साहब अभी बताए हैं, टीनेजर्स में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। क्यों हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं ना, उस चीज को बहुत पॉजिटिवली हम अगर स्वीकार कर सकते हैं। बच्चों के साथ बैठ के देखो, तुम्हारा चाइल्डहुड स्टेज अलग है, अभी तुम एडोलेसेंस स्टेज में आए हो, साइकोसेक्सुअल चेंजेस होते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इस चेंजेस को मैंने भी गुजरा हूँ इस लाइफ में। अगर बच्चियां हैं तो मदर बैठ के उनको समझाए, बच्चे हैं तो फादर बैठ के उनको समझाए। हमारे कल्चर में भी एक बहुत अच्छे इंटीग्रेटेड सिस्टम है। जैसे ही बच्ची एक मैच्योर स्टेज पर पहुंचती है, फंक्शन करके सोशल वो अपने आप से हेसिटेट हो जाते हैं, तो उसे एक सोशल एक्टिविटी में उसको एक्सेप्टेंस मिलता है। इसी तरह पुरुषों को भी, बॉयज भी जब एडोलेसेंस में जाते हैं, उसको एक्सेप्टेंस देने के लिए कुछ ऐसे एक्टिविटीज या फंक्शनल कल्चरल में है। इस चेंजेस को उनको समझते हुए एनवायरनमेंट में, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, सब स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, फ्रेंड्स सब स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम उन लोगों से मिले ही नहीं, वो सॉल्यूशन नहीं है। मिलो, तुम्हारा चॉइस, तुम डिसाइड करो स्मोकिंग की कॉन्सिक्वेंसेस क्या मिल रहा है स्मोकिंग से, उसके साथ क्या क्या नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है। एक बार स्मोकिंग करने से लाइफ लॉन्ग कैंसर वल्नरेबिलिटी, हार्ट डिजीजेस की वल्नरेबिलिटी किस प्रकार से होती है। ओके, इस प्रकार की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। यू कैन हैव सो मेनी अदर जूसेस एंड ब्यूटीफुल थिंग्स अपार्ट फ्रॉम अल्कोहल एज वेल। अल्कोहल एक प्रकार की इंस्टेंटेनियसली आपको उस प्रकार की नशा देगा, बट लेटर ऑन उसका इन्फ्लुएंस नेगेटिवली है, कैसे है, और पीपल का बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है, उनको सेल्फ कंट्रोल कैसे चले जाता है, एडिक्शन स्टेज में लोग जाते हैं तो कैसे होगा। इस प्रकार की एक अंडरस्टैंडिंग और एक्सपोजर उनको देंगे तो वो चॉइस, अपने खुद की चॉइस से उनसे दूर रहेंगे। उस प्रकार का हम एनवायरनमेंट उनको, एक्सप्लेनेशन उनको देना होगा। धन्यवाद रामकृष्ण भाई जी। वैसे हमारे पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी तरह से सभी को संतुष्ट किया। मैं समझता हूँ सभी क्वेरीज क्लियर हो गई होगी और बहुत अच्छी तरह से गाइडेंस भी मिला है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। एक क्वेश्चन और आया है कि जैसे अभी बताया इम्यूनिटी लेवल की, तो गीता बहन जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि इनर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए छोटा सा कोई ऐसे मेडिटेशन का अगर अनुभव करा सके जो हम डेली कर सके, ताकि हम बच्चों को भी करा सके और हम खुद भी करा सके। तो किसी ने कहा है कि हम छोटा सा एक मेडिटेशन एक्सपीरियंस हमको जरूर चाहिए, तो गीता बहन जी एक्सपीरियंस करा सकते हैं। राइट, ओके, थैंक यू जीतू भाई। और हम सभी से कहेंगे कि आप जहां भी बैठे हैं, बस थोड़ा सा रिलैक्स होके और सीधे होके बैठे, और विशेष कोई तैयारी नहीं, बस मन को एक थॉट देना है कि जैसे हम आजकल बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन कुछ देर के लिए हम अपने अंदर जाने की कोशिश करते हैं। क्या है मेरे अंदर, उसे रियलाइज करने की कोशिश करते हैं, और इसी की अनुभूति में जस्ट मैं कुछ शब्दों में आपको गाइड करूंगी, वैसा आप खुद के थॉट प्रोसेस को बनाने का एक प्रयास कीजिएगा। ओम शांति। अपने मस्तक में बिल्कुल ब्रेन के आगे के हिस्से में एक ज्योति बिंदु शक्ति को अनुभव करें। मैं देह में विराजमान वही शक्ति हूँ जो समग्र शरीर को
संचालित करती है, मैं अति सूक्ष्म परंतु मोस्ट पावरफुल ज्योति स्वरूप बिंदु हूँ। मुझ में संकल्पों की शक्ति मन है, जिससे मैं जीवन पर्यंत सुख की, आनंद की अनुभूति करती हूँ। बस उस मन को मुझे सुमन, सुंदर मन बना के रखना है। मैं ही मन का मालिक हूँ। मुझ में सही और गलत को समझने की बुद्धि क्षमता है। उस बुद्धि को स्थिर रखकर जीवन के हर निर्णय मुझे लेने हैं। मूल रूप से मैं शांत स्वरूप, प्रेम की, आनंद की अनुभूति करने वाली आत्मा हूँ। मेरा मूल स्वभाव जो शांति है, जब मैं अपने आप में स्थिर होती हूँ तब मुझे वो शांति का अनुभव गहराई से होता है। जब मैं शांति में स्थित हूँ तो मेरे आसपास के वातावरण में भी वही वाइब्रेशन शांति के प्रसारित होते हैं। मेरा घर, मेरे परिवार के समस्त सदस्य, वो भी एक अविनाशी आत्मा ही तो है। इस जन्म का मेरा कोई भी रिश्ता है, परंतु हम सभी आत्माओं का रिश्ता उस परम पिता से है, जो हम सब के हितकारी, कल्याणकारी है। और सूर्य की भांति अपनी समस्त किरणें, शक्तियां वो प्रसारित कर रहे हैं। मैं इस शांति की स्थिति में उन शक्तियों को रिसीव कर रही हूँ। परम धाम ब्रह्मलोक से परमात्मा की वो पावन शक्तिशाली किरणें मैं रिसीव कर रही हूँ, जिससे मेरी आंतरिक शक्ति स्थिर हो रही है, मजबूत हो रही है। मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ कि यह मेरा परम आत्मा से कनेक्शन, इसे मैं बना के रखूंगी और ऐसी ही शक्तिशाली होकर, शांत चित्त होकर अपने समस्त कार्यों को, व्यवहार को साकार रूप दूंगी। मुझे विश्वास है, जब इस विधि से मैं अपने आप को चलाती हूँ तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी और मेरे संपर्क में आने वाले सभी शुद्ध आत्माओं को, संबंधियों को, हर उनको मैं ऐसी ही अनुभूति कराते उनका भी परिवर्तन कर सकती हूँ।
ऐसी ही शांति की अनुभूति से हम यहाँ से उठें, परंतु उसे रोज अपने जीवन में कुछ क्षण जरूर अनुभव करें। ओम शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके हमारे स्पीकर्स का और व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।